हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। हम ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन को कवर कर चुके थे। अब हम आगे के क्वेश्चनों को कवर करते हैं। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि एग्रीकल्चर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे यूपी कैटेट हो, बीएचयू हो, आईसीआर हो या अदर कोई एग्रीकल्चर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सब की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम क्वेश्चन को आगे चलते हैं। अब हम इस सेशन में और क्वेश्चन को करेंगे, एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्टिव और सारे बहुत सारे क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में निम्नलिखित उत्पादकता यानी कि लो प्रोडक्टिविटी का कारण क्या है। यानी कि जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर है, इसमें लो प्रोडक्टिविटी का कारण क्या है, किस वजह से लो प्रोडक्टिविटी होती है। यानी कि प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिविटी होती है वो लो किस कारण से होती है। आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना। आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, ये भी बात सही है। अगर हमें कम मजदूरों की जगह ज़रूरत है और हम बहुत ज़्यादा मजदूरों को लगा देते हैं तो ये भी लो प्रोडक्टिविटी का कारण हो जाएगा। जोत का छोटा आकार, जोत का छोटा आकार मतलब अगर खेतों का छोटा आकार है तो जैसे ट्रैक्टर को हम जब जब हम ट्रैक्टर से प्लॉइंग करते हैं तो उस समय क्या होता है, जैसे ट्रैक्टर मुड़ने में दिक्कत होती है, या फिर हम प्रॉपर तरीके से हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि इस खेत का इतना आकार है तो हम इसमें इतना नाइट्रोजन दें, इतना फास्फोरस दें, इतना पोटास दें या इतनी सीड रेट रखें। तो इस वजह से क्या है, जोत का छोटा आकार भी लो प्रोडक्टिविटी का कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की पिछड़ी तकनीकें। उत्पादन की पिछड़ी तकनीकें भी लो प्रोडक्टिविटी का कारण हो सकती हैं, क्योंकि लो प्रोडक्ट उत्पादन की पिछड़ी तकनीकें, यदि हम पिछड़ी तकनीक मतलब पुरानी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे भी क्या है, लो प्रोडक्शन हो सकता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी सही, उपयुक्त में से सभी। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महाधान सुपर राइस विकसित किया था। यानी कि ये पूछना चाहते हैं, महाधान सुपर राइस जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं महादान, तो किस साइंटिस्ट ने विकसित किया था। तो ये किया था किसने, डॉक्टर जी एस खुश ने। डॉक्टर जी एस खुश ने क्या किया था, सुपर राइस को विकसित किया था। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने क्या किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द दिया था। और डॉक्टर एनी बोरलाग थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गेहूं की बौनी प्रजातियों का विकास किया था। यहाँ पर व्याख्या में दिया गया है, सुपर राइस का विकास फिलीपींस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के मुख्य प्रजनक जी एस खुश द्वारा किया गया था। इन्होंने 1989 में महाधान यानी कि सुपर राइस पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया था। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं, यानी कि जब हम चावल की कल्टीवेशन ऑफ राइस करते हैं तो हमें कितने परसेंट यानी कि कितने परसेंट वर्षा होनी चाहिए, कितने सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान को रखते हैं। तो ये पूछना चाहते हैं कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु कितने परसेंट, कितने किस हिसाब से हम जलवायु को रखते हैं चावल की कल्टीवेशन करने के लिए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा तथा 25 सेंटीमीटर से ऊपर ताप। यानी कि 100 सेंटीमीटर से क्या हमारी वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर, तथा जो वार्षिक और उसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साओ पोलो। साओ पोलो किस उत्पादन के लिए किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साओ पोलो, साओ पोलो किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि साओ पोलो किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें हम देखते हैं साओ पोलो के लिए क्या है, इसमें हमारा हो जाएगा कॉफ़ी। यानी कि साओ पोलो क्या है, कंट्री है। तो साओ पोलो कंट्री किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कॉफ़ी के उत्पादन के लिए, कहवा के उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि खाद्यान्न को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसकी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि अभी हम पढ़ चुके थे इस क्वेश्चन को, तो यानी कितना नहीं होना चाहिए, 12% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। नमी जो होनी चाहिए वो 12% से कम ही होनी चाहिए। 12% से यदि कम नमी है
तो फिर हम क्या करेंगे, उसको भंडारण कर सकते हैं अच्छे तरीके से। यदि नमी ज़्यादा है तो उसमें क्या हो जाएगा, इंसेक्टों का, फंगस का बहुत ज़्यादा मात्रा में अटैक होने लगेगा। तो इसका मतलब 12% से कम ही मॉइस्चर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाले रसायन का नाम बताइए। तो टमाटर का केचप होता है रंगीन। तो जो हम रंगीन फलों को जब हम प्रिजर्व करते हैं या उनसे केचप बनाते हैं, सॉस बनाते हैं, तो हम इसमें किस रसायन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो रंगीन होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। और जो रंगीन नहीं होते हैं, जैसे हमें कोई शरबत बनाना है या कुछ मुरब्बा बनाना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सोडियम मेटाबाई सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम मेटाबाई सल्फाइड का इस्तेमाल कर इसमें जो रंगीन नहीं होते हैं। और जब हम रंगीन कोई प्रिजर्व बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर की स्थापना जो है वो कहाँ हुई थी और कब हुई थी, ये पूछना चाहते हैं। तो FAO की स्थापना कहाँ हुई थी, रोम इटली में 1945 में, रोम इटली में, ठीक है। और WHO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। पूसा नई दिल्ली में क्या है, पूसा नई दिल्ली में IARI और ICR है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी। यानी कि फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री की जो स्थापना है वो कब, और यानी कि स्थापना, उद्योग की स्थापना कब की गई थी। यानी कि फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1 जनवरी 1993 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है। यानी कि फलों का ऐसा कौन सा, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो फलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो फलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, आंध्र प्रदेश। इस समय पे 2020-21 में सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन कहाँ हुआ है, राज्य में। किस राज्य में हुआ है, आंध्र प्रदेश में। दूसरे नंबर पे हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी कि फ्रूट प्रोडक्शन में फर्स्ट स्टेट कौन सा है, आंध्र प्रदेश, सेकंड स्टेट है महाराष्ट्र, और थर्ड है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेब के फल का हल्का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। यानी कि सेब का जो फल होता है उसका हल्का रंग होता है, वो किसके कारण होता है। तो सेब का किसके कारण होता है, एंथोसायनिन के कारण। यानी कि सेब का जो हल्का लाल रंग होता है उसके कारण होता है एंथोसायनिन के कारण। और जो हमारा पपाया होता है उसका जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, कैरकाजेंथिन के कारण होता है, कैरकाजेंथिन के कारण। और कैरोटीनॉइड के कारण भी होता है, इसमें कैरोटीन होता है, जिनमें कैरोटीन होता है उनमें पीला रंग होता है कैरोटीनॉइड के कारण। और कैप्साइथिन, कैप्साइथिन ये पाया जाता है मिर्च में। यानी कि मिर्च में किसके, ये मिर्च में लाल रंग का कारण होता है कैप्साइथिन। इसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ कैप्साइसिन और कैप्साइथिन में, हो सकता है मैं अभी भी गलत ही बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा देश फलों का अधिकतम उत्पादन करता है। यानी कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन होता है। तो सबसे ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन किसमें होता है, चीन में। चीन क्षेत्रफल में भी ज़्यादा है, प्रोडक्शन में भी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा सब्जी का यानी कि वेजिटेबल का एंड फ्रूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री करती है, वो करती है अपना चीन, चाइनीज। अमरूद का कौन सा बाग खाया जाता है। अभी पूछ रहा है कि अमरूद का कौन सा बाग खाया जाता है। तो अमरूद को हम क्या क्या खाते हैं, अमरूद को हम बाहर से ही खाते हैं। तो हम पेरिकार्प एंड थैलमस खाते हैं, पेरिकार्प एंड थैलमस, यानी कि ऊपर का बाहरी कवक और अंदर का पूरा थैलमस खाते हैं हम अमरूद में। मध्य फलवित्ती किस में पाई जाती है, मल फलवित्ती उन फलों में खाई जाती है जिनका ऊपर का भाग हटा देते हैं और बीच बीच का गूदा खा लेते हैं, और गुठली है उसे हटा देते हैं, जैसे कि आम में मध्य फलवित्ती खाई जाती है। पेरिकॉर्प एंड प्लेसेंटा, पेरिकॉर्प एंड प्लेसेंटा, पेरिकार्प क्या होता है, उन फलों का ऊपर वाला भी भाग खाया जाता है, और प्लेसेंटा
उन फलों का जो जूसी एरिया, जूसी होता है, जूस वाला भाग होता है, वो भी खाया जाता है। चलिए हम अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिट्रस फलों में लगने वाली हानिकारक विषाणु जनित बीमारी कौन सी है? यानी कि विषाणु, वायरस से जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, उनमें विषाणु जनित यानी कि वायरस के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? तो वायरस के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? ट्रिस्टेजा। ट्रिस्टेजा बीमारी किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा। सिट्रस कैंकर किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा। और हरितपन, हरितपन रोग किसकी वजह से होता है? न्यूट्रेंट डिफिशियंसी की वजह से, चाहे वो बोरोन डिफिशियंसी हो, चाहे वो फेरस डिफिशियंसी हो। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेर, जामुन, फालसा, चेरी, खट्टी एवं मीठी, आंवला इत्यादि फलों में कौन सा भाग खाया जाता है? अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे बेर है, तो बेर में कौन सा भाग खाते हैं हम? पेरिकार्प खाते हैं हम, मीजोकार्प खाते हैं। जामुन में भी पेरिकार्प खाते हैं हम, मीजोकार्प खाते हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तो हो जाएगा हमारा बाहा, बाहा एवं मध्य फलवृत्ति, बाहा एवं मध्य फलवृत्ति। अंतः फलवृत्ति क्या होती? गुठली होती, तो गुठली तो खाते नहीं हम इनमें। मध्य एवं अंतः फलवृत्ति, अंतः फलवृत्ति भी नहीं खाते हैं, केवल मध्य एवं फलवृत्ति, तो फिर हम ये भी नहीं खाते हैं। तो हम क्या खाते हैं? बेर में, जामुन में। जब हम बेर खाते हैं तो बाहा फलवृत्ति खाते हैं और मध्य फलवृत्ति खाते हैं। अंतः फलवृत्ति में गुठली होती है, तो गुठली को हम नहीं खाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए सर्वाधिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में किस फल में पाया जाता है? तो पके फलों में विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और पपीता में भी विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन पके आम में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में फसलों उत्पादन में भारत का योगदान, यानी कि जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, तो फलोत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन यानी फ्रूट प्रोडक्शन में विश्व में कितना योगदान रहा है भारत का? तो फ्रूट प्रोडक्शन में हमारा कितना है? 10.49% हम पूरे विश्व में, हमारा जो प्रोडक्शन है फ्रूट प्रोडक्शन में, हमारा योगदान कितना है इंडिया का? 10.49%। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आम किस देश का मूलज है, यानी ओरिजिन प्लेस ऑफ मैंगो, आम का जन्म स्थान पूछा गया है। आम का जन्म स्थान किस देश में आम का जन्म स्थान है? तो इंडो वर्मा है, इंडिया भी मिलता है इसमें, वर्मा इसका क्षेत्र है, वो आम का जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग निम्नलिखित में से करते हैं? तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किस में करते हैं? हल्के रंग वाले पदार्थों के पेय पदार्थ बनाने, यानी कि हल्के रंग वाले, अभी हम पढ़ चुके थे पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग। तो इसमें क्या हो जाएगा? हल्के रंग वाले पेय पदार्थ, यानी कि बहुत कम जिनका रंग होता है, बहुत ज़्यादा हल्के रंग होते हैं, उन पेय पदार्थों को बनाने के लिए हम एम एस का इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीक अनुसंधान भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ये है मैसूर, कर्नाटक में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीक अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ पे है? मैसूर, कर्नाटक में, यानी सेंट्रल फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर, कर्नाटक। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण के जनक, यानी कि फादर ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फादर ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, तो इसके हैं निकोलस अपर्ट, 1810, निकोलस अपर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पास्चुराइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, यानी कि पास्चुराइजेशन की क्रिया 100 डिग्री सेल्सियस पर संपन्न होती है। तो पास्चुराइजेशन में हम क्या करते हैं? फलों को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान से ऊपर गर्म करते हैं? नहीं करते हैं, यानी कि 100 डिग्री तापमान के नीचे गर्म करते हैं। तो वैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम गर्म करते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा हमारा, अगर 100 डिग्री से करेंगे तो ऊपर तो नहीं जाएगा, फलों को 100 डिग्री तापमान से नीचे गर्म करते हैं, यानी कि हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 20I। फलों को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान से नीचे गर्म करने की क्रिया को कहते हैं पास्चुराइजेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेरिलाइजेशन। पास्चुराइजेशन एंड स्टेरिलाइजेशन इज सिमिलर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस है वो किस में की जाती है? तो स्टेरिलाइजेशन की क्रिया किस में की जाती है? स्टेरिलाइजेशन की क्रिया करते हैं हम किस में? सब्जियों में। और फलों में क्या करते हैं? पास्चुराइजेशन करते हैं, सब्जियों में करते हैं स्टेरिलाइजेशन। सेम प्रोसेस होती है, इसमें भी 100 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टेरिलाइज करते हैं
सब्जियों को इसमें हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि हम जो भी हमारे में जो सब सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उनमें जर्म, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से निजात पाने के लिए हम क्या करते हैं, पास्चुराइजेशन एंड स्टरलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। जेली बनाने हेतु चीनी की सांद्रता होती है, यानी कि जेली बनाने के लिए कितने परसेंट चीनी की आवश्यकता पड़ती है। जब हम जेली बनाते हैं तो कितने परसेंट चीनी होनी चाहिए, जेली बनाते समय 65% चीनी होनी चाहिए। जेली में पानी की उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए, तो जेली में देखो 65% ये हो गया चीनी का घोल, और पानी कितना होना चाहिए, 30 से 38%, यानी कि 33 to 38% वाटर होना चाहिए। मार्मलेट तैयार किया जाता है, तो मार्मलेट किसमें की तैयार किया जाता है, नींबू वर्गीय फलों से, जो खट्टे फल होते हैं उनसे हम मार्मलेट तैयार करते हैं, यानी कि नींबू जाति के फलों से क्या करते हैं, हम मार्मलेट तैयार करते हैं। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पपेन किस फल से एकत्रित किया जाता है। तो पपेन किससे किया जाता है, पपेन किया जाता है पपाया की क्रॉप से। ये एक लेटेक्स होता है, ठीक है, ये वाइट कलर का लेटेक्स होता है जो कच्चे पपायों से प्राप्त होता है, इसे कहते हैं पपेन। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रूटेसी किस फल का कुल है, यानी कि रूटेसी किस फल का कुल है। ये क्या पूछ रहे हैं, रूटेसी किस फल का कुल है, यानी कि अनानास की फैमिली होती है। अनानास की फैमिली कौन सी होती है, अनानास की फैमिली होती है ब्रोमोलेसी होती है अनानास की फैमिली। शहतूश की फैमिली होती है मोरस अल्वा, मोरस नाइग्रा, मोरस रुब्रा। शहतूश की फैमिली हो जाएगी मोरेसी। और पपीता किस में आता है, कैरकिएसी में आता है, यानी कि कमरख खट्टा, यानी कि स्टार फ्रूट, कमरख। कमरख इसका आंसर हो जाएगा, कमरख या स्टार फ्रूट ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आम की आम्रपाली किस्म के प्रति हेक्टेयर कितने पौधे लगाए जाते हैं। तो आम की जो आम्रपाली है वो एक बौनी प्रजाति है, इसमें कितने लगते हैं, 16 से पौधा लगाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कैंकर रोग किस फल की चिंताजनक समस्या है। कैंकर रोग, तो कैंकर रोग किस में होता है, नींबू में होता है कैंकर रोग, लाइम में होता है कैंकर रोग। ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की प्रॉब्लम की वजह से होता है कैंकर रोग, कैंकर डिजीज कॉज्ड बाई बैक्टीरियम। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा फल उष्ण कटिबंधी नहीं है, उष्ण कटिबंधी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा फल है वो क्या है, उष्ण कटिबंधी नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सेव। सेव कैसा है, वो टेम्परेट फ्रूट है हमारा। सेव ठंडे स्थानों पर उगाया जाता है तो वो टेम्परेट फ्रूट हो जाएगा। और इसमें काजू, नारियल, अखरोट, ठीक है, ये तीनों फ्रूट क्या हैं, उष्णकटिबंधीय फ्रूट नहीं है। यानी कि सेब जो है ना वो उष्णकटिबंधीय है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेट, मुझे पता है टेम्परेट, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। यहाँ पर लिखा उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है सेब। नहीं नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है, तो उष्णकटिबंधीय नहीं है तो इसमें आंसर हो जाएगा सेब। सेब उष्णकटिबंधीय नहीं है। और ये काजू, नारियल और अखरोट, यानी कि सेब जो है वो टेम्परेट फ्रूट है, ये तीनों हैं जो अखरोट है, नारियल है, और ये जो क्या नाम से काजू है, ये हैं सब ट्रॉपिकल फ्रूट। विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहले नंबर पे चीन तो दूसरे नंबर पर भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आम की बेमौसमी यानी कि ऑफ सीजन किस्म कौन सी है। तो आम की जो है ना बेमौसमी किस्म है वो कौन सी है, निरंजन है। ऑफ सीजन वेराइटी ऑफ मैंगो इज निरंजन। निरंजन कैसी है, आम की ऑफ सीजन वेराइटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B1 का धनी स्रोत कौन सा है। अब ये पूछना चाहते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन B1 किस में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन B1 किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है काजू में। काजू में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन B1 पाया जाता है। अब बाथरूम फ्रूट किसे कहते हैं, बाथरूम फ्रूट कहते हैं आम को। बाथरूम फ्रूट का मतलब होता है ऐसे कौन से फल हैं जिनको खाने के बाद हमें हाथ धुलने पड़ते हैं बाथरूम में जाके, इसलिए उनको हम बोलते हैं बाथरूम फ्रूट। तो बाथरूम फ्रूट कौन सा हो जाएगा हमारा, बाथरूम फ्रूट हो जाएगा हमारा मैंगो, द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आम का खुरचना यानी कि मैंगो मोल फॉर्मेशन रोग के प्रति रोग रोधी किस्म कौन सी है। ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसमें क्या होता है, मैंगो मोल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है।
तो इसमें से कौन कौन सी वैरायटी दी गई है? पहली वैरायटी हमारी दी गई है बहादुरन, तो ये भी वैरायटी है। इलायची भी वैरायटी में मैंगो मोल फॉर्मेशन की समस्या। आम का यानी कि मैंगो मोल फॉर्मेशन के रोग रोधी किस्म आम की किस्म है। यानी कि जो आम की मैंगो मोल फॉर्मेशन डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी पूछ रहा है, थोड़ा हिंदी है तो थोड़ी प्रॉब्लम सी होती है। यानी कि ऐसी कौन सी वैरायटी है जो मैंगो मोल फॉर्मेशन के लिए रेसिस्टेंट है? इसमें हमारी कौन सी है? एलिफ भी है, इलायची भी है और बहादुरन भी है। तीनों प्रजाति कैसी हैं? मैंगो मोल फॉर्मेशन के लिए रेसिस्टेंट है, यानी कि इनमें मैंगो मोल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आम की सीडलेस वैरायटी, यानी सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो। आम की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसमें क्या है, सीड नहीं बनता है, यानी कि विदाउट सीड। सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो कौन सी है? ये है सिंधु। ऑक्सीजन वैरायटी है निरंजन, और सिंधु वैरायटी कैसी है? सीडलेस वैरायटी है। निम्नलिखित में से किसमें ब्लांचिंग की समस्या ब्लांचिंग की जाती है? ब्लांचिंग की क्रिया किसमें की जाती है? तो ब्लांचिंग की क्रिया किसमें की जाती है? ब्लांचिंग की क्रिया हम करते हैं सब्जियों में। अभी हम पढ़े थे ना स्टरलाइजेशन और पास्चुराइजेशन, तो वही प्रोसेस है। ब्लांचिंग की क्रिया किसमें होती है? सब्जियों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलों में क्या लिखा है? फलों में पैक्टिज की मात्रा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो फलों में पैक्टिन लिखा होगा यहाँ पे। फलों में पैक्टिन की मात्रा ज्ञात करते हैं, पैक्टिन होता है। फलों में पैक्टिन किससे ज्ञात करते हैं? हम जेलीमीटर से करते हैं। 88 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पैक्टिन की जो फल होते हैं ना, फलों में पैक्टिन की मात्रा ज्ञात करते हैं किससे? जेलीमीटर से पैक्टिन होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कौशल। कौशल जो ना वो किस फसल की उन्नतशील प्रजाति है? तो कौशल किस फसल की उन्नतशील प्रजाति है? कौशल है मूंगफली की उन्नतशील प्रजाति। मूंगफली की उन्नतशील प्रजाति है कौशल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेब के फल में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, एंथोसायनिन के कारण होता है सेब के फलों में लाल रंग। स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू यानी कि स्पॉन्जी टिश्यू जो स्पॉन्ज ऊतक होता है, एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है। यानी कि स्पॉन्जी टिश्यू की प्रॉब्लम किस आम की कौन सी वैरायटी में होती है? तो स्पॉन्जी टिश्यू की प्रॉब्लम किस में होती है? अल्फांसो में। अल्फांसो प्रजाति में स्पॉन्जी टिश्यू की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। स्पॉन्जी टिश्यू क्या है? आम का एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जब भी हम आप आम को काटते हैं तो उसमें हम देखते हैं टिश्यू से होते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के टिश्यू होते हैं। वो डिजीज होता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर स्पॉन्जी टिश्यू, एक आम का दहक विकार रोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस में होता है? तो ये क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं। भारत में केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस में होता है? कश्मीर में। कश्मीर में क्या होता है? केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन रिकॉर्ड अंश था। यानी कि जब हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में आई थी, तो उस समय गेहूं प्रति हेक्टेयर कितना था? तो कितना था? 22 किलोग्राम, यानी कि 22 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। यानी कि दक्षिण भारत में जब हम साउथ इंडिया में जाएंगे तो साउथ इंडिया में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर क्या है? उच्च कृषि उत्पादकता, यानी कि हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्षेत्रफल कौन सा है? ये पूछना चाहते हैं, केरल का तट है कि तमिलनाडु का तट है कि तेलंगाना है कि विदर्भ एरिया है, इनमें से कौन सा एरिया है जिसमें क्या है? सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है। तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो किस एरिया में? तमिलनाडु वाले तट पे, जहाँ पर गन्ने का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। तो हाईएस्ट शुगर कैन की प्रोडक्टिविटी इसी एरिया में होती है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा हाई प्रोडक्टिविटी, यानी कि हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एरिया, वो कौन सा हो जाएगा हमारा? तमिलनाडु का तट हो जाएगा। तमिलनाडु साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु का तट ऐसा है जहाँ पर एग्रीकल्चर की सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राष्ट्र, देखो आ गया वही क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राष्ट्र, यानी कि उत्पादन पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी कि अगर प्रोडक्टिविटी पूछा जाता, उत्पादक पूछा गया, अगर उत्पादकता पूछा जाता तो यहाँ पर आ जाता हमारा तमिलनाडु। जो तमिलनाडु तट है वो क्या है?
शुगर केन प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य, यानी ये पूछना चाहते हैं, फिर दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया। भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो ये होता है हमारा कर्नाटक में कॉफ़ी प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए घुमा फिरा के बार बार पूछ रहे हैं। ये यूपीपीसीएस 2004 में मेंस में पूछा गया था। मैक्रोनी गेहूँ सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में उगा सकते हैं, तो मैक्रोनी गेहूँ किस परिस्थितियों में उगा सकते हैं, असिंचित परिस्थितियों में, जहाँ पर पानी की कम मात्रा हो वहाँ पर भी हम मैक्रोनी गेहूँ को उगा सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। अब इसमें से पूछना चाहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो यहाँ पर देखिए, मसूर जो है ना वो क्या है, वो रबी की फसल है। अलसी भी रबी की फसल है और सरसों भी रबी की फसल है। और सोयाबीन क्या है, मोस्टली सोयाबीन क्या है, तीनों मौसमों में उगाई जाती है, लेकिन मोस्टली ये किसकी है, ये खरीफ की क्रॉप है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सोयाबीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अब इन्होंने ये डिसाइड नहीं किया है कि कौन सी, क्या क्रॉप का नाम नहीं दिया है, उसका नाम नहीं दिया कौन सा विटामिन। तो निम्नलिखित में से किसमें विटामिन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो विटामिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है पालक में। पालक में विटामिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं पालक में, इसलिए पालक में विटामिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर उन्होंने दे भी दिया है, यहाँ पर ये दिया गया है कि यहाँ पर ये सब्जियों के नाम दिए गए हैं। इसमें विटामिन ए दिया गया है, विटामिन बी दिया गया है, विटामिन सी दिया गया है। तो विटामिन ए में, पालक में विटामिन ए कितना है, 25,000 IU इंग्रेडिएंट यूनिट। और दूसरे नंबर पर फूल गोभी दिया गया है, तीसरे नंबर पर गाजर दिया गया है विटामिन ए में, चौथे नंबर पर पत्ता गोभी दिया गया है सब्जी विटामिन ए। फिर विटामिन बी में पालक सबसे ज़्यादा मात्रा में है, विटामिन सी में भी पालक सबसे ज़्यादा मात्रा में है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पालक। पालक में सारे विटामिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केले के वृक्ष का प्रसारण किस विधि के द्वारा होता है। यानी कि जो केला होता है, बनाना की क्रॉप होती है, तो बनाना की क्रॉप में जब हम प्रोपोगेशन करते हैं तो किस विधि के द्वारा प्रोपोगेशन करते हैं। तो बनाना की क्रॉप में किसके द्वारा करते हैं, शॉर्ट सकर्स द्वारा। शॉर्ट सकर्स द्वारा, यानी कि शॉर्ट बूस्टारी या वाटर सकर्स द्वारा। शॉर्ट सकर्स द्वारा हम गन्ने की फसल में प्रोपोगेशन की क्रिया को अपनाते हैं। अभी तक हम एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम इसके आने वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।